इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जिसकी हम बात कर रहे थे उस पर हम आते हैं वापस से। पीएन संधि डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग हम इसका पढ़ेंगे पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है। दूसरा जो भाग है वो हम ये पढ़ेंगे कि पीएन संधि का निर्माण होने के बाद में इसे कैसे डायोड में चेंज किया जाता है और कैसे इस डायोड को काम में लिया जाता है। तो यहां पर एक खास बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो पीएन संधि है और जो पीएन संधि डायोड है उसमें एक मूलभूत अंतर यह है कि पीएन संधि का मतलब केवल उस डायोड को उपयोग में लेने से पूर्व, उस डायोड को उपयोग में लेने से पूर्व जो संधि हमें प्राप्त हो रही है उस संधि का निर्माण करना है। और पीएन संधि डायोड का मतलब ये जो संधि हमें प्राप्त हुई है इसे उपयोग में लेने योग्य बनाने के लिए, इसे बाह्य परिपथ में जोड़ने के लिए इसमें इलेक्ट्रोड का निर्माण करना और उन इलेक्ट्रोडों को परिपथ में जोड़ करके उपयोग में लेना है। अब पीएन संधि क्या है, नाम से पता चल रहा है इसमें पी और एन नाम की कोई ना कोई चीज होगी। तो देखिए, अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा अर्धचालक या दो अर्धचालकों का एक युग्म भी आप इसको कह सकते हो, ऐसा युग्म जिसके किसी एक भाग में ये बीच में मैंने एक लाइन बना दी है, इसके किसी एक भाग में पी प्रकार के आवेश वाहकों की संख्या अधिक हो और दूसरे भाग में एन प्रकार के आवेश वाहकों की संख्या अधिक हो। यानी ऐसा अर्धचालक जिसके एक भाग तो है जो पी प्रकार के अर्धचालक की तरह व्यवहार करे और जो दूसरा भाग है वो एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करे। तो ऐसी स्थिति में इसे हम पी एन संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक को अगर एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऐसा करके पीएन संधि का निर्माण नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि जब भी हम पी और एन को जोड़ करके पीएन संधि का निर्माण करने का प्रयास करेंगे तो इनके जोड़ने वाली जो सतह है इस पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन की एक परत की वजह से एक अवरोधक परत बन जाएगी और पीएन संधि में जो अनुक्रिया या अभिक्रिया आगे होने वाली है वो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो एक बात तो तय हो गई कि जो पीएन संधि डायोड है या पीएन संधि है उसमें पी भाग को या पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ करके पीएन संधि नहीं बनाई जा सकती है। तो फिर पीएन संधि बनेगी कैसे? ये हमें यहां पर समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, जब किसी चतुसंयोजी पदार्थ के किसी टुकड़े में, ये मान लीजिए सिलिकॉन हमारे पास में है या जर्मेनियम हमारे पास में है, इसके एक और पंच संयोजी पदार्थ की और दूसरी और त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाए तो इस प्रकार से जो युक्ति बनती है उसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। मान लीजिए कि इसके लेफ्ट में त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी, तो ऐसी अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि जिस और त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई है उस और पी प्रकार के यानी हॉल जो हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी और जिस और पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई है उस और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। इसलिए एक भाग पी प्रकार के अर्धचालक की तरह और दूसरा भाग एन प्रकार के अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा। इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक चौक है, अगर इस चौक के एक भाग को मैं हरे रंग में डुबो दूं और दूसरे भाग को मैं लाल रंग में डुबो दूं तो एक ऐसी सतह इनके बीच में बन जाएगी जिसके एक और लाल रंग होगा और एक और हरा रंग होगा, एक और हरा रंग है और एक और लाल रंग है।
अब यहां पर आप मुझे देखकर इस चीज को सोच करके बता सकते हो कि ये जो चौक है ये एक ऐसी चौक है जिसमें हरी चौक और लाल चौक को आपस में जोड़ा नहीं गया है। हरी चौक और लाल चौक को हमने आपस में जोड़ा नहीं है। हमने क्या किया है बच्चों, यहां पर हमने एक ही चौक में हरा भाग और उसी चौक में हमने लाल भाग का निर्माण कर दिया है। तो पी एन संधि बनाने के लिए किसी एकल अर्धचालक पदार्थ के एक और पी प्रकार के अर्धचालक का और दूसरी ओर एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण कर दिया जाता है। अब जैसे आप चौक को डुबोते हो, मान लो ये चौक है, इसके इस भाग को, राइट वाले भाग को आपने हरे रंग में डुबो दिया और जो लेफ्ट वाला भाग है उसे लाल रंग में डुबो दिया, तो क्या जब आप इसे डुबोगे तो बीच में एग्जैक्टली एक सीधी रेखा के रूप में बाउंड्री बन जाएगी जिसके एक और हरा रंग होगा और दूसरी और लाल रंग होगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बताइए, मुझे रिप्लाई कीजिए। नहीं हो सकता नहीं हो सकता है ना। यानी ये एक अगर बाउंड्री भी बनेगी तो ये एक आड़ी टेढ़ी रेखा के रूप में हो सकती है। तो ऐसे ही जब डायोड यानी अर्धचालक के एक और त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाकर इसे पी अर्धचालक में और दूसरी और पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाकर के इसे एन प्रकार के अर्धचालक में रूपांतरित किया जाता है, तो इनके जो संपर्क सतह है यानी जहां पर एन प्रकार के आवेशों की संख्या कम हो जाती है और पी प्रकार के आवेशों की संख्या ज्यादा होती है, उसके बीच में ये जो संधि जो हम सीधी रेखा से यहां डिनोट कर रहे हैं, ये सीधी रेखा नहीं होती है। ये बात फिक्स है कि ये सीधी रेखा नहीं होती, ये भी एक आड़ी टेढ़ी रेखा के रूप में हम मान सकते हैं। यानी संधि के आसपास का क्षेत्र सीधी रेखा के रूप में नहीं होता है जैसा हमने बनाया है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये रेखा के रूप में होता ही नहीं, एक पृष्ठ के रूप में होता है। और ये पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ये पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है कि ये भाग पीएन संधि में ये भी संभव है कि एन वाला जो भाग है वो बड़ा हो और पी वाला जो भाग है वो छोटा हो, और ये भी संभव है कि पी वाला भाग बड़ा हो और एन वाला भाग छोटा हो। यानी बीचों बीच इसमें ऐसी कोई रेखा बनी हुई होगी, ऐसा मत सोच रहा है। ये केवल समझाने के लिए हम इसमें एक बाउंड्री बना रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई बाउंड्री होती है जिसके एक और पी प्रकार के अर्धचालकों, पी प्रकार के आवेशवाहक यानी हॉल की संख्या ज्यादा होती है और दूसरी और नेगेटिव टाइप के आवेशवाहक जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो ये केवल बताने के लिए ऐसा चित्र बनाया गया है। वास्तविक रूप में ऐसी कोई बाउंड्री, ऐसी कोई रेखा, सीधी रेखा इस पीएन संधि डायोड में नहीं होती है। ये बात हमें यहां से पता चल गई। तो हमने दो बातें सीख ली बच्चों। एक बात तो ये कि पीएन संधि डायोड बनाने के लिए हम एक पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ करके पीएन संधि डायोड नहीं बना सकते हैं। हमें एक ही अर्धचालक के एक और त्रिसंयोजी पदार्थ की और दूसरी और पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलानी होगी, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग या मादन। डोपिंग या मादन। और आपको ध्यान होगा या आप ये वर्ड भी आपने सुना होगा कि जो लोग नशे के पदार्थों का सेवन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मादक कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि भाई मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए वरना आपका शरीर जो है वो खराब हो जाएगा, आप अस्वस्थ हो सकते हो, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपको जो समस्या है वो आ सकती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो आपको आ सकती है। तो मादक पदार्थ हमने क्यों कहा उसको? क्योंकि हमने क्या किया, एक तरीके से हम नहीं कह सकते, उसने खुद ने ये किया है कि उसके शरीर में उन चीजों को मिला लिया है जिन चीजों की आवश्यकता उसको नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से उस व्यक्ति की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसके व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसकी जो शारीरिक क्रिया है, आंतरिक क्रिया, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं मादक पदार्थों का सेवन कर लेना, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो संधि का निर्माण हुआ है,
ये जो संधि का निर्माण हुआ है जिसके एक और पी प्रकार यानी कि हॉल की संख्या ज्यादा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, यानी एक तरफ वाला भाग तो पी प्रकार के अर्धचालक की तरह काम कर रहा है और दूसरी ओर वाला जो भाग है वो एन प्रकार के अर्धचालक की तरह कार्य कर रहा है। तो हम सब जानते हैं कि पी प्रकार का जो अर्धचालक वाला भाग है इसमें हॉल की संख्या ज्यादा होगी और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होगी कम। ये किस और की बात हम कर रहे हैं? पी प्रकार के अर्धचालक की और की हम बात कर रहे हैं। और जो एन प्रकार का अर्धचालक है यानी एन प्रकार वाला ये जो भाग है, लेफ्ट वाला जो भाग है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ज्यादा होगी और जो हॉल है उनकी संख्या कम होगी। अब हम इसकी कार्यविधि समझ रहे हैं कि इसमें संधि का निर्माण कैसे होगा। अपने आप होता, हम नहीं करवा रहे हैं इसमें संधि का निर्माण, ये अब अपने आप होगी प्रक्रिया। तो हम क्या कहेंगे कि पी साइड में हॉल की सांद्रता ज्यादा है, हॉल की सांद्रता ज्यादा है, जबकि एन साइड में हॉल की सांद्रता कम है। पी साइड में हॉल ज्यादा है और एन साइड में हॉल कम है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो मैं क्या कहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सांद्रता एन साइड में ज्यादा है, एन साइड में ज्यादा है, जबकि पी साइड में इनकी सांद्रता कम है। तो सांद्रता के इस अंतर के कारण जब भी दो बिंदुओं पर, दो जगहों पर किसी चीज की सांद्रता में अंतर होता है तो सांद्रता के अंतर के कारण वह वस्तु एक ओर से दूसरी ओर यानी उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर गति करने लगती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको अलग अलग तरीके से समझने के लिए मैं इलेक्ट्रॉन को तो बना रहा हूं लाल रंग से, ये लाल रंग से मैंने बना दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, मैंने थोड़े बड़े बना दिए हैं। और जो दूसरा रंग है यानी मैं इसकी जगह ले लेता हूं नीला रंग, नीले रंग से मैं बना रहा हूं हॉल। तो देखो हॉल की जो संख्या है वो एन साइड में कम है, ठीक है, लेकिन एन साइड में हॉल की संख्या, पी साइड में हॉल की संख्या ज्यादा है, पी साइड में हॉल की संख्या ज्यादा है, लेकिन पी साइड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कम है। तो हम क्या कहेंगे कि पी साइड में हॉल की सांद्रता ज्यादा है, एन साइड में कम है। इसका मतलब हॉल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले भाग यानी पी साइड से एन साइड में, हॉल जो है वो पी से एन की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। कौन? हॉल गति कर रहे हैं पी से एन की ओर। और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सांद्रता किस ओर ज्यादा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की सांद्रता किस ओर? एन की ओर ज्यादा है और पी की ओर कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एन भाग से पी भाग की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो उल्टी होती है, एन भाग से पी भाग की ओर होती है। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी आवेश वाहक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर गति करता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? विसरण कहते हैं। तो यहां पर एक प्रकार से क्या हो रहा है, हॉल का जो विसरण है वो पी से एन की ओर हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन का विसरण है वो एन से पी की ओर हो रहा है। एक बहुत अच्छा प्रश्न प्रिंस चौधरी ने पूछा है कि जो कार्बन है वो भी चतुसंयोजी पदार्थ है सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह, पर फिर भी ये कार्बन जो है वो एक अर्धचालक की तरह व्यवहार नहीं करता है, इसका कारण क्या है? और ये प्रश्न आपके केमिस्ट्री में भी आता है और ये प्रश्न आपके कई बार फिजिक्स में भी आता है। तो इसका उत्तर मैं दूंगा इस कक्षा के बाद में, पहले हमारा टॉपिक पूरा हो जाए और उसके बाद में इसका उत्तर मैं दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा कि भाई हॉल का विसरण हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का भी विसरण हो रहा है। इस विसरण की वजह से गति कौन कर रहा है? हॉल जो कि एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन जो भी एक आवेश है। और जब भी आवेश गति करता है तो बच्चों उससे क्या होता है? आवेश की गति से क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल एकदम सही आंसर दिया आपने, विद्युत धारा बहती है।
क्योंकि यहां पर आवेशों का विसरण हो रहा है, इसलिए हम इस विद्युत धारा को क्या नाम देंगे? विसरण धारा। इसको हम क्या नाम देंगे? विसरण धारा। अब ये विसरण धारा किस ओर बहेगी, ये भी हम पता लगा लेते हैं। तो देखो, धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करता है, धारा उसी दिशा में बहती है। तो हॉल की वजह से धारा किस ओर बहेगी? पी से एन की ओर। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन के मामले में उल्टा होता है। ऋणात्मक आवेश जिस ओर गति करता है, धारा उसके ठीक विपरीत दिशा में बहती है। यानी इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति कर रहा है, तो धारा किस ओर बहेगी? इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर गति कर रहा है, धारा किस ओर बहेगी? पी से एन की ओर। अब हॉल की वजह से भी धारा पी से एन की ओर, और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी धारा पी से एन की ओर। यानी हम ये कहेंगे कि जो विसरण धारा है, जो विसरण धारा है, मैं यहां लिख देता हूं, विसरण धारा, ठीक है, विसरण धारा पी से एन की ओर बह रही है। विसरण धारा जो है वो पी से एन की ओर बह रही है। अब मुझे बताओ बच्चों कि मान लो आपने एक लाइन बनाई हुई है, मान लो आपने एक लाइन बनाई हुई है, ठीक है बच्चों, एक मिनट, आपने एक लाइन बनाई हुई है, ये लाइन, और इस लाइन के एक और आपने कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और दूसरी और भी कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं। अगर इस लाइन के लेफ्ट में खड़े हुए व्यक्ति राइट की तरफ जाना चाहें और राइट में खड़े हुए व्यक्ति लेफ्ट की तरफ जाना चाहें, तो कौन से व्यक्ति इस सीमा को सबसे पहले पार करेंगे? वो व्यक्ति जो सीमा के नजदीक हैं, या वो व्यक्ति जो सीमा से दूर हैं? सीमा के पास वाला है। सीमा के पास वाले। तो ऐसे ही जब विसरण होता है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन और हॉल इस सीमा को सबसे पहले पार करते हैं जो सीमा के नजदीक होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़े स्तर पर समझाने के लिए, ध्यान से समझना इसको, ये सीमा है, इस सीमा के इस तरफ एक हॉल, एक हॉल है, इस तरफ एक हॉल है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी तरफ जो है एक हॉल है। मैं एक की बात करूंगा अभी, फिर हम बाद में दूसरे की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे। तो जो हॉल है वो किधर जा रहा है? एन की ओर, पी से एन की ओर, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है एन से पी की ओर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर जाएगा, तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? एक धनात्मक आवेश बन जाएगा, एक धनात्मक आवेश बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहां पर एक धनात्मक आवेश बन गया। और पी साइड से जब हॉल जाएगा, तो यहां पर धनात्मक आवेश की कमी आएगी। जब भी धनात्मक आवेश की कमी आती तो यहां पर क्या बनेगा? हॉल के स्थान पर एक ऋणात्मक आवेश बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से धनात्मक आवेश कैसे बन गया, हॉल के आने से ऋणात्मक आवेश कैसे बन गया? ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। हमने जो पढ़ा था उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। पी प्रकार के अर्धचालकों में हमने पढ़ा था कि जब त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, तो कुछ सहसंयोजी आबंध टूटते हैं और टूट करके इस त्रिसंयोजी पदार्थ, जो कि निकटवर्ती चतुसंयोजी पदार्थों से 3 आबंधों का निर्माण कर चुका होता है, ये 4 सिलिकॉन से इसने बंध बना लिया है, एक सिलिकॉन से इसका बंध पूरा नहीं हुआ है। अब कोई सहसंयोजी आबंध जब टूट करके यहां आता है, तो वो जो सहसंयोजी आबंध होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर एक सहसंयोजी आबंध बना लेता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो सहसंयोजी आबंध टूटा है वहां पर एक हॉल बन जाता है, और ये जो त्रिसंयोजी पदार्थ बोरोन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आने की वजह से, एक्स्ट्रा आने की वजह से, ये एक ऋणात्मक आयन बना लेता है, नेगेटिव आवेश बना लेता है, ये नेगेटिव आवेश बना लेता है। और मैंने इसका एक उदाहरण भी आपको दिया था कल की कक्षा में। मैंने आपको जो उदाहरण दिया था कल की कक्षा में इसका, वो ये दिया था कि अगर 200 सहसंयोजी आबंध टूट रहे हैं, मान लीजिए 200 सहसंयोजी आबंध टूट रहे हैं, और उनमें से 100 सहसंयोजी आबंध
के इलेक्ट्रॉन त्रिसंयोजी पदार्थ के पास चले जाएं तो उन सहसंयोजी आबंधों की वजह से 100 हॉल बनेंगे। और चूंकि ये त्रिसंयोजी पदार्थ के पास चले गए, जैसे बोरॉन के पास चले गए जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 100 बोरॉन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो सारे के सारे 100 बोरोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, यानी ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएंगे। मतलब 100 नेगेटिव आवेश हमारे पास में बन जाएंगे। अब 200 जो सहसंयोजी आबंध टूटे, उनमें से 100 सहसंयोजी आबंधों जो टूटे थे वो उनकी वजह से 100 हॉल बने, और जो बाकी के बचे हुए 100 सहसंयोजी आबंध टूटे उनकी वजह से भी हॉल बने। और ये जो सहसंयोजी आबंध है इनके इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास में नहीं जाकर के और मुक्त अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो सहसंयोजी आबंध टूटे हैं उसके इलेक्ट्रॉन के पास में दो संभावनाएं, या तो वो बोरॉन के पास चला जाए या मुक्त हो जाए। तो हमने क्या मान लिया कि आधे तो बोरॉन के पास चले गए, आधे मुक्त हो गए। तो जो मुक्त हुए उनकी वजह से जो हमें आवेश मिला वो मिला ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब अगर मैं टोटल आवेश निकालना चाहता पी प्रकार के अर्धचालक का, तो टोटल धनात्मक आवेश कितना हुआ, टोटल धनात्मक आवेश हुआ 200 हॉल के बराबर। ठीक है, और टोटल ऋणात्मक आवेश कितना हुआ, टोटल ऋणात्मक आवेश हो गया 100 इलेक्ट्रॉन और 100 नेगेटिव आवेश। ठीक है, यानी ऋणात्मक आवेश भी हो गया 200, धनात्मक भी 200 और ऋणात्मक भी 200, और दोनों की क्षमता बराबर है। तो कुल आवेश कितना हो गया भैया, बताओ बच्चों, पी साइड में, पी साइड में कुल आवेश कितना है? सर उदासीन विज्ञान शून्य जीरो शून्य। है, शून्य है, कुल आवेश शून्य है। आवेश वाहक नहीं पूछ रहा हूं मैं, आवेश पूछ रहा हूं भी, शून्य। अब मान लो पी साइड से एक हॉल एन साइड में चला जाए, मान लो चला गया, तो पी साइड में हॉल कितने रह जाएंगे? एक 199। अरे एक चला गया तो एक कैसे रह जाएगा? 200 में से 1 चला गया तो 199 रह जाएंगे ना बेटा। यस सर, यस सर। 199 हॉल रह गए। अब हॉल तो कितने हो गए? 199, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आवेश है वो कितने हो गए? 200। तो बताओ कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? नेगेटिव आवेश। नेगेटिव आवेश। यानी कि अगर हॉल की साइड से एक हॉल पी साइड से एक हॉल चला जाए तो पी साइड में एक हॉल की कमी की वजह से जो ऋणात्मक आवेश है वो प्रभावी हो जाता है, और इस वजह से पी साइड जो है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। जब यहां से कोई हॉल या इलेक्ट्रॉन नहीं गया था तब यहां 200 हॉल थे और 200 ही ऋणात्मक आवेश थे, लेकिन एक हॉल जाने की वजह से एक हॉल की कमी हो गई है। ठीक है, इसको उल्टा भी ले सकते हो आप, इसको उल्टा भी आप ले सकते हो। उल्टा कैसे ले सकते हो कि एन साइड से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया जिसने हॉल की जगह को पूरा कर दिया, हॉल को समाप्त कर दिया। हॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर एन साइड का एक इलेक्ट्रॉन इस कमी को पूरा कर देवे तो हॉल कितने रह जाएंगे? 199, और ऋणात्मक आवेश हो जाएंगे 200, यानी कि पी साइड में ऋणात्मक आवेश प्रभावी हो जाएगा, और इस वजह से पी साइड जो है वो क्या बन जाएगी? पी साइड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। यानी हम क्या कहते हैं कि हॉल के जाने की वजह से पी साइड ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। तो ऋणात्मक रूप से आवेशित होने का मतलब समझ गए ना, कि पी साइड में पहले आवेश बराबर था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो, कभी तो कह रहे हो कि पी साइड में हॉल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, और अब कह रहे हो कि पी साइड में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर है। तो दोनों में अंतर समझना आप। जब मैं कहता हूं कि पी साइड में हॉल और इलेक्ट्रॉन, तो मैं केवल उन आवेशों की बात करता हूं जो गति कर रहे हैं। यानी मैंने 200 हॉल की बात की और 100 इलेक्ट्रॉन की बात की, अपना जो उदाहरण लिया उसमें मैंने इसमें उन 100 ऋणात्मक आवेशों की बात की ही नहीं, क्योंकि वो गतिशील नहीं थे। तो जब मैं हॉल और इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं केवल गतिशील आवेश की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं कुल आवेश की बात करता हूं तो मुझे इस ऋणात्मक आवेश जो 100 जिसको हमने काउंट नहीं किया था उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि एक हॉल यहां से पी साइड से एन साइड में चला गया,
इसकी वजह से एक ऋणात्मक आवेश आ गया। तब मैं टोटल आवेश की बात कर रहा था। टोटल आवेश में जो हॉल है उसकी संख्या में कमी आने की वजह से ऋणात्मक आवेश प्रभावी हो गया और पी साइड ऋणात्मक आवेशित हो गई। अब ऐसे ही अगर मैं एन साइड की बात करूं तो एन साइड में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एन साइड में पंचसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिली हुई होती है, जिसमें एक पंचसंयोजी पदार्थ निकटवर्ती 4 सिलिकॉन से आबंध बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दुर्बल बंध से बंधा हुआ होता है। जैसे ही हम ऊर्जा देते हैं दुर्बल बंध से बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो छूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ गए। अब 100 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ गए, उसकी वजह से हुआ क्या? जो पंचसंयोजी पदार्थ है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम फास्फोरस, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। हॉल कितने, प्रोटॉन कितने होते हैं? 15 ही प्रोटॉन होते हैं। चूंकि इन फास्फोरस से 100 इलेक्ट्रॉन, 100 फास्फोरस से 100 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो प्रत्येक फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई है? कमी आ गई है। जिस वजह से फास्फोरस कैसा हो गया है? धनात्मक रूप से आवेशित हो गया है। तो 100 इलेक्ट्रॉन जो हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त हुए हैं फास्फोरस से, उसकी वजह से हमें 100 तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए और 100 धनात्मक आवेश प्राप्त हुए। अब मान लो सहसंयोजी आबंध टूटते हैं ताप बढ़ाने पर, और वो भी हम 100 ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उन सहसंयोजी आबंधों से 100 तो हमें क्या प्राप्त होंगे? इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, और 100 ही हमें क्या प्राप्त होंगे? हॉल प्राप्त होंगे। तो नेगेटिव आवेश तो कितना हो गया? 200, और पॉजिटिव आवेश कितना हो गया? पॉजिटिव आवेश भी हो गया 200। लेकिन इनमें से अगर मैं गतिशील आवेश की बात करूं तो 200 इलेक्ट्रॉन गतिशील है और 100 हॉल गतिशील है, यानी गतिशील आवेशों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हॉल कम है। पर अगर मैं कुल आवेश की बात करूं तो कुल आवेश n प्रकार के अर्धचालक में भी बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही पॉजिटिव टाइप के चार्ज हैं। अब जब n प्रकार के अर्धचालक से एक इलेक्ट्रॉन p भाग में चला जाता है तो n भाग में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, यानी यहां पर हो जाएगा 199 और पॉजिटिव आवेश हो जाएगा 200। अब बताओ कौन प्रभावी हो गया? कौन प्रभावी हो गया? इलेक्ट्रॉन प्रभावी हुआ कि जो पॉजिटिव आवेश है वो प्रभावी हुआ? अरे रिप्लाई करें बच्चों, कौन प्रभावी हुआ? बिल्कुल सही कहा, पॉजिटिव आवेश प्रभावी हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही कहा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एन साइड जो है अब वो कैसी हो गई है? पॉजिटिव आवेशित हो गई है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको एक एक्साई करके एक साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना आप। ये पी साइड थी हमारे पास में, ये एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है। पी साइड में 200 तो हैं आपके पास में हॉल, 100 हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन और 100 है नेगेटिव आवेश। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एन साइड में 200 हैं इलेक्ट्रॉन, उदाहरण ले रहे हैं हम, 100 हैं हॉल और 100 हैं पॉजिटिव आवेश। ठीक है, अगर मैं विसरण धारा की बात करूं तब मुझे केवल ऐसे आवेशों को ही काउंट करना पड़ेगा जो गतिशील हो सकते हैं। तो जब मैंने शुरुआत में विसरण धारा की बात की तो मैंने पी साइड में कहा कि 200 हॉल है और 100 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हॉल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, और एन साइड में मैंने कहा कि 200 इलेक्ट्रॉन है और 100 हॉल है, यानी कि एन साइड में हॉल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो विसरण की जब प्रक्रिया मुझे बतानी थी तब मैंने कहा भाई पी साइड में हॉल ज्यादा है, एन साइड में हॉल कम है, इसलिए हॉल पी से एन की ओर जाएंगे, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पी साइड में इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से पी की ओर जाएंगे। मैंने इन आवेशों को काउंट ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब मैं विसरण धारा के बाद में इलेक्ट्रॉन और हॉल के जाने की वजह से जो प्रक्रिया हो रही है उसकी बात कर रहा हूं, तब मुझे पूरे आवेश की मैं बात करूं तो पी के ऊपर जो टोटल आवेश है वो है 0, और जो एन है उस पर भी टोटल आवेश है 0। अब एक इलेक्ट्रॉन पी साइड में आया,
जिससे जो पी साइड में 200 होल थे, यानी 200 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, उनमें से एक कमी को इसने पूरा कर दिया। तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन तो रह गए 199, ये 199 रह गए एन साइड में इलेक्ट्रॉन। और पी साइड में भी क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ने हॉल की कमी को पूरा कर दिया, यानी ये भी हो गए 199। देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों साइड में से अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन और एक हॉल कम हो गया। लेफ्ट साइड में यानी पी साइड में एक हॉल कम हो गया और राइट साइड में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बाकी किसी में भी चेंज नहीं आया है। यानी ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन और हॉल ने वापस में क्रिया करके शून्य आवेश बना लिया है, एक दूसरे को समाप्त कर दिया है। इलेक्ट्रॉन और हॉल ने क्रिया करके एक दूसरे को समाप्त कर दिया है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि इस परत, ये जो दोनों की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के आसपास इलेक्ट्रॉन और हॉल की रीबॉन्डिंग होती है, पुनर्संयोजन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और हॉल का क्षय हो जाता है। इसलिए इस परत को अवक्षय परत भी कहते हैं। एक तरीके से यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और हॉल का क्षय हो रहा है इस परत के निकट, इसलिए इस परत को हम क्या कहेंगे, अवक्षय परत कहेंगे। लेकिन इसकी वजह से एक खास बात हो गई यहां पर। खास बात क्या हो गई कि पी साइड में जो नेगेटिव चार्ज है अब वो ज्यादा पावरफुल हो गया पॉजिटिव चार्ज की तुलना में, और इस वजह से पी साइड जो है अब वो नेगेटिव आवेशित हो गई है। और जो एन साइड है, उस एन साइड में जो नेगेटिव आवेश है उसकी तुलना में पॉजिटिव आवेश ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए पी साइड जो है वो पॉजिटिव आवेश, एन साइड जो है वो पॉजिटिव आवेश हो गई, आवेशित हो गई है। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है। ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात की। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर 10 नेगेटिव चार्ज के बराबर आवेश उत्पन्न हो जाएगा पी साइड में, और एन साइड में 10 पॉजिटिव चार्ज के बराबर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एन साइड से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एन साइड में जिसने भी इलेक्ट्रॉन को दिया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कैसा आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पी साइड में चला गया। तो पी साइड में क्या होगा, पी साइड में ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को मिलेगा, जिसको मिलेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। यानी एक बात तय हो गई कि विसरण की इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन हॉल गति करते हैं उनकी वजह से एन साइड में पॉजिटिव आवेश और पी साइड में नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया। ये कब हो रहा है, जब विसरण की प्रक्रिया चल रही है, ठीक उसी समय हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि चूंकि एन साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और पी साइड नेगेटिवली चार्ज हो गई है, यानी अब ये एक विद्युत द्विध्रुव की तरह ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। दो ध्रुव बन गए, एक तरफ धनात्मक ध्रुव, एक तरफ ऋणात्मक ध्रुव, और इससे क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा क्या होगी, हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से पी की ओर, एन से पी की ओर। हम सब जानते हैं विद्युत क्षेत्र जो है वो एक बल लगाता है आवेश पर, जिसका मान होता है Q इंटू ई। और ये जो बल होता है धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा कि जो धनात्मक आवेश यानी हॉल है उस पर बल लगेगा एन से पी की ओर, हॉल पर बल लगेगा एन से पी की ओर यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा पी से एन की ओर, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा पी से एन की ओर। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, जब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ था उससे पहले क्या हो रहा था, हॉल जा रहा था पी से एन की ओर। देखो हॉल पी से एन की ओर जा रहा था, उसकी वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, पी साइड में धनात्मक आवेश बन गया, एन साइड में पी साइड में ऋणात्मक आवेश बन गया, एन साइड में
धनात्मक आवेश बन गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उस विद्युत क्षेत्र की वजह से इस हॉल पर जो P से N की ओर जा रहा था, इस हॉल पर जो P से N की ओर जा रहा था, अब एक बल लगने लग गया है और वो बल इस हॉल को P से N साइड में जाने से रोक रहा है। हॉल को ये बल P से N साइड में जाने से रोक रहा है और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो N से P की ओर जा रहा था उस पर ये बल लगना शुरू हो गया है और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को N से P साइड में जाने से रोक रहा है, यानी विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है, तो विसरण धारा स्थापित हो गई। विसरण धारा का जो मान है वो मान लीजिए है 5 एम्पियर। मान लो 5 एम्पियर होता नहीं है तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, लेकिन मान लो। अब ये बल क्या कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, हॉल तो जाना चाहता है P से N की ओर, लेकिन ये बल हॉल को जाने से रोकता है, और इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है N से P की ओर और ये बल इलेक्ट्रॉन को भी रोकता है। लेकिन अभी चूंकि इन आवेशों की मात्रा कम है, यानी इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान भी कम है, इसलिए ये सारे हॉल और सारे इलेक्ट्रॉनों को नहीं रोक पाते, सारे हॉल और सारे इलेक्ट्रॉनों को नहीं रोक पाते। यानी अभी भी कुछ हॉल P से N की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन N से P की ओर जाएंगे, क्योंकि ये बल पर्याप्त नहीं है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन या हॉल को ही रोक पा रहा है। और जैसे ही हॉल P से N की ओर जाएगा तो P साइड में और नेगेटिव आवेश बन जाएगा, N साइड में और पॉजिटिव आवेश बन जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और हॉल को रोकने की ताकत बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन और हॉल को रोकने की ताकत बढ़ रही है। और बढ़ते 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 जब इस विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये सारे के सारे हॉल जो P से N की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, इनको रोकने में ये विद्युत क्षेत्र सक्षम हो जाए और N से P की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने में सक्षम हो जाए, तो हॉल का P से N की ओर और इलेक्ट्रॉन का N से P की ओर प्रवाह बंद हो जाएगा। प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र कमजोर था, इसलिए कुछ हॉल और इलेक्ट्रॉनों को ही रोक पाया, जैसे ही कुछ को रोक पाया यानी कि बाकी के जाने लगे तो उनकी वजह से और आवेश उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र और प्रबल हुआ, विद्युत क्षेत्र और प्रबल होगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और हॉल को रोकेगा, पर फिर भी सारों को नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए सारों को रोकने के लिए 5 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है, लेकिन अभी 3 ही है। इसका मतलब यह हुआ कि सारे हॉल और इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे, कुछ और जाएंगे, उनकी वजह से P साइड में और नेगेटिव आवेश और N साइड में और पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होगा। ये जो P साइड में आवेश है यानी हॉल, जब ये N साइड में जा रहे हैं तो इनकी वजह से नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो रहा है, N साइड के इलेक्ट्रॉन जब P साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो रहा है, इससे विद्युत क्षेत्र के मान में और वृद्धि होगी, ये 3 से हो जाएगा मान लीजिए 4। लेकिन अभी भी ये सारे हॉल या इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोक नहीं पा रहा है, रोक तो रहा है। पहले मान लो इधर से इधर 5000 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, तो अब 3000 ही जा पा रहे हैं, फिर 2000 ही जा पा रहे हैं, फिर 1000 ही जा पा रहे हैं, फिर इनकी संख्या 500 रह जाएगी, फिर इनकी संख्या 200 रह जाएगी, फिर इनकी संख्या 100 हो जाएगी और धीरे धीरे इनकी संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा का में प्रवाहित आवेशों की संख्या। तो जब ये विद्युत क्षेत्र प्रभावी हो जाएगा तब ये इन इलेक्ट्रॉन और हॉल को जाने से रोक देगा। P साइड के हॉल, अब जब ये विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो P साइड के जो हॉल है अब वो N साइड में नहीं जा सकेंगे और N साइड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अब P साइड में नहीं जा सकेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, N साइड पॉजिटिवली चार्ज है और P साइड नेगेटिवली चार्ज है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा है N से P की ओर। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, N से P की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी ही इस संधि क्षेत्र में जो हो रहा है उसको हम समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। ये विद्युत क्षेत्र E जो N से P की ओर है,
ये हॉल पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हॉल पर यानी पॉजिटिवली चार्ज पर जो बल लगाएगा वो N से P की ओर लगाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो बल लगाएगा वो अपने विपरीत दिशा में यानी कि P से N की ओर। ठीक है, तो हॉल पर तो बल किधर लगा, N से P की ओर, और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगा वो कहां लगा, P से N की ओर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो आप इसमें गड़बड़ कर जाओगे। ये P साइड है, ये N साइड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे बना देता हूं इसको। ये P साइड है, ये N साइड है। P साइड में कौन ज्यादा है बच्चों, हॉल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, हॉल ज्यादा है। विद्युत क्षेत्र किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र किधर लग रहा है, N से P की ओर, तो बल किस ओर लगेगा, वो भी N से P की ओर। ये जो हॉल है वो कहां जाना चाहते हैं, P से N की ओर, बल किधर लग रहा है, N से P की ओर। तो क्या ये हॉल इस संधि को पार करके दूसरी ओर जा पाएंगे, नहीं सर। नहीं जा पाएंगे। यानी कि P साइड के हॉल, मैं जो बात कह रहा हूं उसको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, P साइड के हॉल गति नहीं कर पाएंगे। अब हम N साइड के इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वही N से P की ओर, तो इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी P से N की ओर। बल किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, P से N की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो N साइड से गति करके P साइड में जाना चाहते हैं, सांद्रता के अंतर के कारण, विसरण के कारण, लेकिन विद्युत क्षेत्र की वजह से इन पर इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो N साइड के ये इलेक्ट्रॉन क्या P साइड में जा पाएंगे, नहीं सर। नहीं जा पाएंगे। ये लो, खत्म हो गई बात। अब मैं एक छोटी सी और इसमें बात जोड़ रहा हूं, वापस से मैं लिख रहा हूं, ये विद्युत क्षेत्र है E जिसकी दिशा N से P की ओर है। अब मुझे ये बताओ कि क्या P साइड में केवल हॉल है, नहीं सर, वो क्या हमारे P वैसे साइड में केवल हॉल है, इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, कम संख्या में है लेकिन है तो सही भाई। P साइड में हमने क्या कहा, P साइड में हॉलों की संख्या ज्यादा होती है, ये कभी नहीं कहा कि P साइड में केवल हॉल होते हैं। हमने हमेशा क्या कहा है, P साइड में हॉल की संख्या ज्यादा होती है, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक। यानी P साइड में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, हॉल, जो अब गति नहीं कर पाएगा। N साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यानी L साइड में बहुसंख्यक आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन, अब ये भी गति नहीं कर पाएंगे। लेकिन P साइड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लग रहा है, N से P की ओर। इलेक्ट्रॉन पर बल किस तरह और लग रहा है, N से P की ओर। अगर मैं चित्र में बनाना चाहूं तो बाईं ओर, बाईं ओर। अब ये जो P साइड के इलेक्ट्रॉन है इन पर जब बल लगेगा तो ये किधर गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र है N से P की ओर, तो बल लगेगा इसके विपरीत N की ओर, यानी कि बल लगेगा किधर, P से N की ओर। किस पर, P साइड के इलेक्ट्रॉनों पर। यानी P साइड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, संधि को पार करके N साइड में चले जाएंगे। संधि को पार करके कहां चले जाएंगे, N साइड में। यानी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। कौन, P साइड के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। यानी कि वो आवेश जिनकी संख्या अल्प है इनको हम कहते हैं अल्पसंख्यक आवेश वाहक। यानी P साइड के अल्पसंख्यक आवेश गति करेंगे और संधि को पार करके दूसरी ओर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और N साइड के हॉल की। N साइड में भी तो हॉल है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, N से P की ओर। हॉल कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश, तो उस पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी N से P की ओर। तो N साइड में जो हॉल होंगे उन पर भी बल लगेगा, किधर लगेगा, N से P की ओर।
और इस वजह से ये हॉल संधि को पार करके कहां चले जाएंगे, दूसरी ओर, यानी कि एन साइड के जो हॉल है वो गति करेंगे। मतलब ये विद्युत क्षेत्र बनने के बाद में पी साइड के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है यानी हॉल है वो तो गति नहीं करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो गति नहीं करते हैं, लेकिन हॉल गति करने लगते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन और हॉल के कारण विद्युत धारा की दिशा अगर हम देखना चाहें तो क्या हमारे पास में प्राप्त होगी, वो हमें देखना है। पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रहे हैं, एन साइड में। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है विद्युत धारा उसके ठीक विपरीत दिशा में बहती है। यानी कि ये वाली जो धारा है जो इन अल्पसंख्यक आवेशों की वजह से बह रही थी, जो इन अल्पसंख्यक आवेशों की वजह से बह रही थी, उसका जो मान है जो भी आए, लेकिन उसकी दिशा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कि पी से एन की ओर जा रहा है उसकी दिशा हो जाएगी एन से पी की ओर। पी साइड के इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा की जो दिशा है वो हो जाएगी एन से पी की ओर। ठीक है। दूसरा, एन साइड के जो हॉल हैं वो संधि को पार करके जा रहे हैं पी साइड में। एन साइड के जो हॉल हैं, एन साइड के हॉल ये संधि को पार करके जा रहे हैं एन से पी की ओर। तो इनकी वजह से धारा किस दिशा में बहेगी, क्योंकि हॉल धनात्मक आवेश है इसलिए जिस दिशा में गति करेगा धारा भी उसी दिशा में बहेगी। मैं 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं बच्चों, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, 5 मिनट में क्लास खत्म कर रहा हूं। तो हॉल की वजह से जो धारा बहेगी वो किधर बहेगी, एन से पी की ओर। पी की तो ओर। हॉल की वजह से धारा बह रही है वो भी एन से पी की ओर, इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बह रही है वो भी एन से पी की ओर। ये जो धारा है ये बह रही है अल्पसंख्यक आवेशों की वजह से। इस धारा की दिशा क्या है, एन से पी की ओर। और जो विसरण धारा बह रही थी उसकी दिशा थी पी से एन की ओर। इसका मतलब विसरण धारा की दिशा और ये जो नई धारा है इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये जो नई धारा है चूंकि ये बल के प्रभाव में बह रही है इसलिए इसको हम कहते हैं अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट, अपवाह धारा। इसको मैं कह देता हूं मान लो आई डी, और विसरण धारा को मैं कह देता हूं आई। चूंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जब विसरण धारा का मान अपवाह धारा के बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संधि में विद्युत धारा बहना बंद हो जाती है और संधि का स्थायी निर्माण हो जाता है। इस संधि का स्थायी निर्माण हो जाता है, यानी अब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है, अब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। तो इस प्रकार से पी एन संधि का निर्माण होता है।